नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के मुताबिक बीते 100 सालों में धरती के 97% बाघ खत्म हो चुके हैं। पूरी दुनिया में आज महज 3200 के करीब ही बाघ बचे हुए हैं और भारत के लिए बाघों को बचाने की चुनौती इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया के 70% बाघ भारत में रहते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन आज भी जंगल की ये शान अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। बीते कुछ सालों में हुए प्रयासों से हमने बाघ की तादाद बढ़ाने में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। आज विशेष में बात होगी बाघ बचाने के अब तक के प्रयास और उन प्रयासों की कामयाबी की। तो आइए शुरू करते हैं RSTV विशेष। बाघों की घटती तादाद हमेशा से ही दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए चिंता की एक बड़ी वजह रही। ऐसे में बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के मकसद से 2010 में 29 जुलाई के दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया और तब से अब तक 5 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जा चुके हैं। जंगल की खामोशी को चीरती बाघ की ये दहाड़ हम सबको डराने के लिए काफी है। कहा जाता है कि बाघ बचेंगे तो जंगल भी बचेगा। बाघ को जंगल की हिफाजत करने वाला सबसे अच्छा गार्ड माना जाता है, लेकिन आज बाघ ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नतीजतन जंगलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब एक नजर इन आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में 100 साल पहले यानी 1913 में 1 लाख बाघ थे। 100 साल बाद 2013 में पूरी ये तादाद घटकर 3274 रह गई, यानी 100 साल में दुनिया से 97% बाघ गायब हो गए। 2014 में बाघों की तादाद 3200 रह गई। इनकी कई प्रजातियां तो पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं। कंसर्न ये है कि ये जो नंबर्स है, इतने टाइगर्स जो है, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि थ्रेट्स काफ़ी है। उसमें से मेन जो थ्रेट्स माना जाता है, जो 3 मेजर थ्रेट्स है, एक हो गया पोचिंग का थ्रेट्स। जब तक डिमांड रहेगी चाइना में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जब तक ये डिमांड ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक टाइगर पोचिंग होते रहेंगे। एक अनुमान के मुताबिक अगर बाघों की तादाद इसी रफ्तार से घटती रही तो अगले 5 साल में पूरी दुनिया से बाघ खत्म हो जाएंगे। बाघों के अस्तित्व पर मंडराते ऐसे खतरों के बीच 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट का आयोजन किया गया। इसमें 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का ऐलान हुआ। इसे ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का मकसद लोगों को बाघों के संरक्षण के लिए जागरूक करना था। बाघों की तादाद बढ़ाने और सदियों तक बाघ धरती पर रह सकें, इसकी कोशिशें भी की गईं। बाघों का प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण भी इसका एक बड़ा मकसद था। बाघों की आबादी अब बढ़ी है। अब हम दुनिया को सिखा सकते हैं, जिन देशों में पहले बाघ होते थे अब नहीं है, उनको हम कुछ बाघ दे भी सकते हैं। बाघ के बिना प्राणी सृष्टि पूरी नहीं होती और प्राणी सृष्टि के बिना मनुष्य सृष्टि पूरी नहीं होती। जानकारों के मुताबिक बाघों की घटती तादाद के पीछे मानवीय हस्तक्षेप ही सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा बाघों के रहने योग्य जंगलों की घटती संख्या, पर्यावरण में बढ़ता असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारणों से भी बाघ तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए बाघों को बचाना बेहद जरूरी है। अंग्रेजी में एक शब्द है फ्लैगशिप स्पीशीज, बहुत महत्वपूर्ण स्पीशीज है। उसको बचाने के लिए जंगल बचाना पड़ता है और जंगल में जो बाकी सारे बायोडाइवर्सिटी और बाकी घास है, पेड़ हैं, बचाने पड़ते हैं। तो इसलिए उसको महत्वपूर्ण है कि अगर बाघ बचेगा, उसको बचाने के लिए बाकी पूरा हमें इकोसिस्टम जंगल बचाने पड़ेंगे। जानकारों का मानना है कि बाघों के संरक्षण के लिए एक परिपक्व सोच की जरूरत है। भारत में 1972 में बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके अलावा कई पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमी और संस्थाएं बाघ संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
भारत में हर 4 साल में बाघों की गिनती की जाती है। बीते साल जब गिनती के नतीजे आए तो वो वन्य जीव प्रेमियों के चेहरे पर खुशी की लहर लेकर आए। 2006 में जब बाघ की संख्या गिरकर महज 1411 तक पहुंच गई थी, उस वक्त बाघ को लेकर चौतरफा चिंता का माहौल था। लेकिन उसके बाद बाघ को बचाने की मुहिम रंग लाई और संख्या में लगातार इजाफा देखा गया। 8 साल के दौरान इसमें 800 से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये है बाघ अभयारण्य के अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी। ये जंगल में दिन रात लगातार बाघों के निशान तलाश रहे हैं। बाघों के निशान लेने का सबसे पुराना तरीका है पद चिन्ह लेना। इनमें सबसे पहले उन इलाकों की पहचान की जाती है जहां जहां बाघों की आवाजाही होती है। हालांकि बाघों की आवाजाही भी मौसम के साथ बदलती रहती है। गर्मी के दिनों में बाघ पानी के स्रोत के आसपास नियमित आते हैं। ऐसी जगहों से पद चिन्ह आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये काम काफी जोखिम भरा होता है। लिहाजा इसके लिए प्रशिक्षित टीमें बनाई गई हैं जो बाघों के पैरों के निशान की तलाश कर रही हैं। ये लोग निशान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल डालते हैं जिससे उसके आकार को रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके। थोड़ा सूखने के बाद उसे उठा लिया जाता है। इस दौरान पूरी टीम साजो सामान के साथ तय इलाके में गश्त करती रहती है। 100 सालों से टाइगरों की ट्रैकिंग उनके पग मार्क से होती रही है। टाइगर्स की हैबिट होती है कि वो मैन मेड रास्तों पे ज़्यादा चलते हैं, जिससे उनके जो पंजों के निशान हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं। उस मेथड में काफ़ी कमियां थीं, काफ़ी शंकाएं रहती थीं लोगों को। कई लोगों को लगता था कि टाइगर का एक का पग मार्क है, ये बता रहे हैं 2 हैं। कई बार हमको भी ये शंका होती थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर पग मार्क बिल्कुल साफ आए। हालांकि इस तरीके से आने वाले नतीजों पर संदेह जाहिर किया जा रहा था, लिहाजा विशेषज्ञ किसी नई तकनीक की जरूरत महसूस कर रहे थे। लगातार रिसर्च के बाद एक तकनीक आई कैमरा ट्रिपिंग की। इस तरीके के लिए विशेष तरह के कैमरे का निर्माण किया गया। इसकी खासियत ये है कि इसके सामने से किसी भी चीज के आने या जाने पर ये उसकी तस्वीर कैद कर लेता है और ये कैमरा रात में भी काम करता है। इस कैमरे को लगाने के लिए NTCA की टीम ने रिसर्च किया कि कैसे इससे बाघ की सही जानकारी मिल सके। इसके लिए बाघों पर निगरानी की गई और उनकी आदतों को जाना गया। इसके बाद कैमरे को उन स्थानों पर लगाया गया जहां पर बाघों का आना जाना निश्चित होता है। कैमरे के जरिए बाघों की गिनती के दौरान कर्मचारियों को बाघ के शिकार की आदतों का खास ध्यान रखना पड़ता है। शिकार करने के बाद बाघ शिकार को खाने पहुंचता है। अगर मादा है तो उसके बच्चे भी साथ होते हैं। इसको कैमरे में कैद करना सही गिनती के लिए काफी सहूलियत भरा होता है। शिकार के पास झुंड के पहुंचने पर तुरंत ज्यादा से ज्यादा कैमरे लगाने की कोशिश होती है। इससे नई तस्वीरें कैद हो जाती हैं। अब बाघों की गिनती आधुनिक तकनीक, रेडियो कॉलर और सैटेलाइट के जरिए भी की जा रही है। इस तरीके में रिसर्च टीम और डॉक्टरों की मदद ली जाती है। गश्त करने वाली टीमें लगातार बाघों पर नजर रखती हैं और जब बाघ दिखाई देता है तो इंजेक्शन के जरिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश बाघ के गले में ट्रांसमीटर से लैस हार की तरह का रेडियो कॉलर लगाया जाता है। ये ट्रांसमीटर बैटरी से काम करता है, जिसका रिसीवर एंटीना की शक्ल का होता है जो कॉलर के सिग्नल को लगातार रिसीव करता रहता है। मॉनिटरिंग टीमें उसे हर दिन हर घंटे रजिस्टर में दर्ज करती हैं। ये तकनीक बाघों की गिनती में कारगर तो है ही, साथ ही इससे अवैध शिकार और व्यापार पर अंकुश लगा है। हो सकता है टाइगर हमसे 10 किलोमीटर दूर हो, पर अगर उसका सिग्नल आ रहा है तो हमको पता रहता है कि टाइगर अलाइव है और किस पर्टिकुलर एरिया में है। इस बात को पोचर्स भी जानते हैं कि अगर किसी टाइगर का सिग्नल एक दिन नहीं आएगा या 2 दिन नहीं आएगा तो अब ऐसा नहीं है कि हम ये मान लेंगे कि यार कहीं और चला गया होगा। 1-2 दिन सिग्नल नहीं आने का मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द एनिमल। उसको ढूंढना ही है। चूँकि सबको पता है, हमको पता है, उनको भी पता है, तो इस तरह एक टाइगर की एक सेफ्टी बढ़ जाती है। बाघों की गिनती हर 4 साल में होती है। ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले बीट स्तर पर इसे अंजाम दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों का एक दल बाघों की संख्या के आंकड़े इकट्ठा करता है। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से वन्य जीव संस्थान सैटेलाइट और सांख्यिकी की मदद से आंकड़ों का विश्लेषण करता है। फिर रिसर्च बायोलॉजिस्ट के जरिए कैमरा ट्रैपिंग की मदद से बाघों की संख्या का पता लगाया जाता है। बाघों की संख्या का देश स्तरीय आकलन किया जाता है। देश में 2006 में बाघों की संख्या
1411 थी, जो 2010 में बढ़कर 1706 हो गई। अगले 4 साल में 30% का उछाल दर्ज किया गया। 2014 में यह संख्या बढ़कर 2226 हो गई। भारत में बाघ की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से वन्य कर्मचारी बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का 70% बाघ भारत में पाया जाता है। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। और एक जमाने से बाघ भारत की पहचान रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हमारे यहाँ हैं और आज की तारीख में बाघ बचाने की मुहिम भी तेज हुई है। लेकिन ये कोशिश कोई 50 साल पहले शुरू हुई थी। उससे पहले बाघों का खुलेआम शिकार होता था। देश में हम बाघों का अतीत टटोलें तो इतिहास में हमें काफी पीछे लौटना पड़ता है। ईसा से पहले भी देश में बाघ के चित्र मिले हैं। गहरी धारियां, चौकस आंखें और हवा सी फुर्ती वाली इस जानवर के बगैर जंगल अधूरा है। भारत में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा हासिल है। भारत में बाघों की मौजूदगी के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरों पर बाघ का चित्र मिला है, तो वहीं गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त के विशेष सोने के सिक्कों पर भी बाघ का चित्र मौजूद है। एशियाई कला में हाथों और शेर के बाद बाघ का जितना चित्रण है उतना किसी और जानवर का नहीं। बाघों की इसी खूबी ने राजा महाराजाओं को आकर्षित किया और इनके शिकार को शान समझने लगे। ये परंपरा आगे चलती रही और बाघ शिकार बनते रहे। नतीजा ये हुआ कि इनकी संख्या में भारी गिरावट होने लगी। महज 100 साल के दरमियान बाघों की संख्या 40,000 से गिरकर 1,500 के आसपास रह गई। लेकिन ये मसला इतना गंभीर था कि 1970 के दशक में कानून बनाया गया। 1972 के पहले बाघों के शिकार पे कोई रोक नहीं थी और परमिट लेकर इसका शिकार किया जा सकता था। तो जाहिर है कि ये बड़े शान का विषय समझा जाता था कि शेर का मैंने शिकार किया और इसमें राजा महाराजा शिकार करने के बाद उस पर पैर रखकर बंदूक के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाया करते थे और बड़े गौरवान्वित महसूस करते थे। इसमें विश्व भर में चिंता व्यक्त की गई थी। तो 1970 के करीब इसमें एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये तय किया गया कि चूँकि इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम हो रही है, अतः ऐसे कानून बनाना चाहिए कि इसके शिकार पे प्रतिबंध लगे। तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसके अंतर्गत इसके शिकार में रोक लगा दी गई थी। बाघों की खाल, दांत, नाखून, हड्डियों की दूसरे देशों में बढ़ती मांग की वजह से भी शिकार में इजाफा हुआ। इस पर रोक के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इसमें अनेक ऐसी जातियां उपलब्ध हैं जिनका पेशा, जिनका आजीविका का साधन ही शिकार है। इसके लिए भारत सरकार ने ध्यान दिया है और जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्कीम है उसके अंतर्गत हम 10 लाख रुपए प्रति परिवार एक रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए उपलब्ध कराते हैं। इस धनराशि से वो अपनी रिहेबिलिटेट होकर एक अपनी नई आजीविका, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। 80 के दशक में पाया गया कि दवाई उद्योग के लिए बाघों की अवैध तस्करी हो रही है और इन्हें चीन भेजा जा रहा है। बाद में चीन ने बाघ के शिकार पर पाबंदी लगा दी, तो वहीं इसमें कमी आई। लेकिन शिकार के अलावा शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जंगल की तेज रफ्तार से कटाई ने भी बाघों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंकड़ों के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में देश में 40,000 से ज्यादा बाघ थे, लेकिन शुरुआती 7 दशकों में अंधाधुंध शिकार और बढ़ती आबादी से कम होते जंगल के कारण बाघों की संख्या में भी भारी कमी आई। 1972 में इनकी संख्या घटकर सिर्फ 1900 से भी कम रह गई। इसे विश्व स्तर पर गंभीरता से लिया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में हैं, हम ये बार बार आपको बता रहे हैं, और इसी वजह से 70 के दशक में बाघों को बचाने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 में 9 टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। आज देश के 17 राज्यों में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इनकी संख्या बढ़कर 47 हो चुकी है।
सबसे पहले टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसमें बाघों को अवैध शिकार से बचाने, उनके रहने की जगह का रखरखाव, फायर प्रोटेक्शन, पानी की आपूर्ति समेत तमाम पहलुओं पर विचार मंथन किया गया। ये वो समस्याएं थीं जिससे बाघों की संख्या पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था। टास्क फोर्स से सुझाव पर ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व न केवल बाघों को संरक्षण देता है, बल्कि सभी वन्य जीवों की आजादी और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर, कितने रिजर्व्स थे, अब उनका नंबर संख्या बढ़ा दी है। 40 से ज़्यादा हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है उसके में सारे में हिंदुस्तान शामिल है टाइगर बचाने के लिए। और अगर आप संख्या सिर्फ देखें टाइगर की, इतने लोगों की संख्या बढ़ने के बावजूद, जंगल घटने के बावजूद भी टाइगर का नंबर अभी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए NTCA का गठन किया, तो वहीं बाघों को बचाने के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके तहत हर राज्य के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। बाघों की सुरक्षा का मसला बीच बीच में उठता रहा है और पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने इस पर संजीदगी दिखाई है। हाल ही में लोकसभा में भी बाघों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में एक सवाल पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के कदमों की जानकारी दी। Government of India, through the National Tiger Conservation Authority, Project Tiger has taken a number of steps to protect tigers and likewise other animals also, providing assistance to the states under the centrally sponsored scheme, providing grant through NTCA, using information technology for improved surveillance, launching tiger reserve level monitoring using cameras, and there are many other scientific technologies which are using relocation of and strengthening of border units. For more, now we are proposed locations are Panji, More on Myanmar border. बाघ परियोजना में संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी ग्राम पुनर्वास पैकेज दिया जाता है। इसके तहत बाघ की आवाजाही वाले इलाके से हटाकर दूसरी जगह बसने के एवज में 10 लाख रुपए प्रति परिवार की मदद दी जा रही है। साथ ही इन इलाकों में बाघ अगर पालतू पशुओं को मार देता है तो उसके लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। शिकार और तस्करी से कमाई पर रोक लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। इसमें अभ्यारण्य से बाहर के जंगलों में रहने वाले चीता को भी शामिल किया गया ताकि उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। इसके लिए बाघ कॉरिडोर संरक्षण का सहारा लिया जा रहा है और पुनर्वास संबंधी दिशा निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं। हालांकि पुनर्वास के इस तरीके से कई लोग अब भी असंतुष्ट हैं। इसका एक कारण तो मुआवजे पर असंतोष है, दूसरा कई दफा बसावट के लिए नई जगह पर रजामंदी नहीं बन पाना भी है। हमारे को सब कुछ पता है, अपने बच्चे भी आगे बढ़ जाएं, अपने बुजुर्ग तो अपने गैल पिछड़ रहे थे, पर अपने तो आगे बढ़ जाए ना। पर आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे को 10 लाख रुपए से क्या हो रहा है? 10 लाख रुपए में तो जमीन नहीं आ रही, बीघा जमीन नहीं आ रही। सिटी के अंदर जाकर हम जमीन ले तो 10 लाख रुपए में जमीन मिल जाएगी हमारे। बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने कई कदम उठाए हैं। भारत ने चीन से बाघ संरक्षण संबंधी समझौता किया है। इसके अलावा वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सीमा पार नियंत्रण और संरक्षण के संबंध में नेपाल से एक समझौता किया गया है। इसके साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश से भी समझौता हो चुका है। बाघ और तेंदुओं के संरक्षण के लिए रूस से मदद के लिए एक उपदल भी बनाया गया है। बाघ संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बाघ पाए जाने वाले देशों के बीच एक ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया गया है। हाल में ही बांग्लादेश के साथ सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत हम साझा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसमें एंटी पोचिंग की एक्टिविटीज़ हो, प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज़ हो, इन सभी बातों पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। भारत के अलावा दुनिया के करीब 12 देशों में बाघ पाए जाते हैं। ये देश हैं बांग्लादेश, भूटान, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। बाघों की कुल आबादी का 70% भारत में ही है, इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह भी
भारत की रणनीति और कोशिश पर लगी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1.5 दशक पहले पन्ना अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंजती थी, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब एक एक कर बाघ खत्म होते गए। 2009 में आधिकारिक घोषणा करनी पड़ी कि पन्ना बाघ अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। ये खतरे की ऐसी घंटी थी जिससे चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। बाघ प्रेमियों के बीच चर्चा और विमर्श का दौर चला। ये तय किया गया कि पन्ना की रौनक फिर से बहाल की जाएगी। पन्ना के जंगलों में कुलांचे भरते ये चीतल उद्यान के लिए बेहद आम है। अंदर जाने पर चीतल, सांभर और तरह तरह के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। लेकिन पन्ना अगर मशहूर है तो बाघ के लिए। बाघों को बचाने के लिए पन्ना को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। धीरे धीरे जंगल में बाघों की संख्या बढ़कर 40 को पार कर गई। सब कुछ सही ढर्रे पर चल रहा था, लेकिन शिकारियों की नजर भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर उतनी ही पैनी थी। एक एक कर बाघ शिकारियों के निशाने पर आते गए और फिर वो वक्त भी आया जब पन्ना में एक भी बाघ नहीं बचा। जिस जंगल में बाघों की दहाड़ गूंजती थी, 2008 के आखिर में वहां सन्नाटा फैल गया। फिर शुरू हुई बाघ बचाने की जद्दोजहद। 2009 में तय किया गया कि दूसरी जगह से बाघ लाकर पन्ना को आबाद किया जाए। बांधवगढ़ और कान्हा अभयारण्य से 2 बाघिनों को पन्ना लाया गया। इसके बाद 4 बाघिन और 2 बाघों को पन्ना के जंगलों में खुला छोड़ दिया गया। इनमें से एक बाघ अचानक पन्ना से बाहर निकल गया और 1 महीने तक दामोह, छतरपुर और सागर के इलाकों में खुला घूमता रहा। वन्य अधिकारियों के लिए इसे खोजना बड़ी सिरदर्दी बन गई। इसके लिए 70 लोगों की टीम बनाई गई। आखिरकार रेडियो कॉलर के जरिए बाघ को पकड़ा गया और फिर मुकम्मल हुआ बाघ का परिवार। पहले साल 8 शावकों का जन्म हुआ, जिनमें 6 ही बच पाए। 2011 में एक अनाथ बाघिन को जब पन्ना लाया गया तो वन्य कर्मचारियों के हौसले बढ़ने लगे। धीरे धीरे पन्ना की रंगत लौट आई। पूरे बाघ प्रबंधन की जो एक सोच है उसको विकसित करने की दिशा में अभिनव है। कभी ये सोचा नहीं गया था कि जो अनाथ बाघ बाघिन है उनका क्या किया जाए। हमेशा ये सोचा जाता था कि दुनिया में इस तरह के जितने भी अनाथ बाघ बाघिन है उनका केवल एक ही रास्ता है कि उसको जू में रख दिया जाए। लेकिन इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गया कि अगर अनाथ बाघ बाघिन भी हैं, अगर उनके साथ पूरी तत्परता से कार्य किया जाए तो उन्हें जंगल में स्थापित किया सकता है, अपितु वो शावक को पैदा करके और संख्या में इजाफा भी कर सकते हैं। इस वक्त पन्ना में 32 बाघ हैं और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद पन्ना फिर से आबाद हो गया। इस पूरी मुहिम में पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने जी जान से मेहनत की। एक एक बाघ पर नजर रखने में हफ्तों लग गए। कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच जैसी अलग अलग जगहों से लाए गए बाघों को पन्ना में अनुकूल माहौल देना बेहद मुश्किल काम था। कई बाघ बीमार पड़ गए और कई पन्ना से भाग निकले। उन्हें पकड़ना, उनका इलाज करना दिन रात एक करने जैसा था। जाहिर है पन्ना की सफलता की कहानी मेहनत की इबारत से लिखी गई। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रयोग था जो हाथ से पली पुसी टी4 को वाइल्ड बनाना था। वाइल्ड बनाने के लिए हम लोगों ने प्रथम इसको वाइल्ड में इसको छोड़ा, रिलीज किया। रिलीज करने के बाद 24 आवर ऑब्जर्व करते थे। एक शंका मन में ये चलती रहती थी कि कहीं ये गांव में ना घुस जाए, कहीं ये किसी को मार ना दे। इसके लिए पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया। यहाँ पन्ना के स्वच्छंद जंगल में छोड़ा गया और इसके बाद उन्होंने एक ऐसी नई परिभाषा गढ़ी कि वो अर्ध जंगली से पूर्णतः जंगली बनी और उन्होंने यहाँ पर बच्चे दिए और यह प्रयोग पूरी दुनिया का प्रथम प्रयोग है और इस तरह का प्रयोग मेरी समझ में पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस पूरी मुहिम में देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूरा सहयोग दिया। जानकारों का मानना है कि पन्ना की कहानी बाघ बचाने की कोशिश में मील का पत्थर साबित होगी। दिलीप खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो ये था आज का विशेष। दीजिए इजाजत। नमस्कार।